बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम थर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली डिस्कस करेंगे, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नाम पे सबसे पहले फोकस करें कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो आयनाइजेशन के लिए चाहिए होगी। ठीक है, तो energy required for ionization is called ionization energy। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि भाई आयनाइजेशन क्या है, कि आयनाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए जितनी वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो अब आयनाइजेशन क्या है? तो आयनाइजेशन एक प्रोसेस है, एक अमल है किसका? आयन बनाने का। तो आयन बनाने के अमल को हम आयनाइजेशन कहते हैं। तो आयनाइजेशन क्या है? आयनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आयन फॉर्मेशन। ठीक है, अब आयन क्या है? ठीक है, आयन का हम सबको पता है कि आयन क्या होता है। आयन क्या होता है कि एक न्यूट्रल एटम होता है हमारे पास, उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो वो आयन बन जाता है। ऐसा ही है, न्यूट्रल एटम से क्या मुराद है? हम सबको पता है कि जितने जितने प्रोटॉन होते हैं हमारे एटम के अंदर उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एज अ होल जो है हमारे पास पूरा एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, एक एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होते हैं ना, शेल्स में होते हैं, तो जैसे ही हम उसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लें, ठीक है, तो उस पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन छीना मतलब एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे। ऐसे ही है, तो इसका मतलब है कि उस पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो अब ज्यादा हो गया है। तो एज अ होल एटम के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो हम इसे कहेंगे ये कौन सा आयन बन गया है? कैटायन बन गया है, प्लस चार्ज वाला आयन बन गया है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया जाए तो अब एक नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो प्रोटॉन तो उतने के उतने हैं लेकिन एक नेगेटिव चार्ज बाहर से ज्यादा आ गया है। तो एटम पे एज अ होल जो है वो नेगेटिव चार्ज अब डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से अब वो आयन कौन सा बनेगा? एन आयन या नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि आयन फॉर्मेशन में जो एनर्जी चाहिए होगी वो आयनाइजेशन होगी। लेकिन कौन से आयन में? तो आयनाइजेशन एनर्जी स्पेसिफिक है सिर्फ कैटायन के लिए। ठीक है, जब आपने प्लस चार्ज वाला आयन बनाना हो, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, तो उस दौरान जो एनर्जी हमारी इस्तेमाल होगी प्लस चार्ज बनाने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जो है वो छीनने के लिए एटम से, उस दौरान जो एनर्जी चाहिए होगी कैटायन बनाने के लिए, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जो दूसरे वाला केस है जिसमें हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना होता है, ठीक है, जब एन आयन बनाना होता है, तो उसमें जो एनर्जी का अमल दखल होता है उसको हम अलग से पढ़ते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ते हैं, जिससे आने वाली जो है वो अगली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बात याद रखनी है कि आयन फॉर्मेशन में जो एनर्जी होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। लेकिन कौन सी आयन फॉर्मेशन में? सिर्फ कैटायन फॉर्मेशन में। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज स्पेसिफिक फॉर कैटायन फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कि वो वाला आयन बनाना जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को जो है वो एटम से बाहर निकालना हो, उस दौरान हमें जितनी एनर्जी जो है वो एटम को देनी पड़ेगी उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? तो अब देखिए, मैंने तो कहा कि एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी निकल भी तो सकती थी, मैं क्यों कह रही हूँ कि एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो एनर्जी चूंकि इसमें हमें देनी पड़ती है, जब हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो इसमें दी जाती है। तो इस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब एनर्जी। ठीक है, कि एनर्जी अंदर जा रही है, एंडो अंदर जा रही है, दाखिल हो रही है, तो हम इसे एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, कि कैटायन फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसको हम प्लस साइन से जाहिर करते हैं। किस चीज को? कि जब आपके साथ लिखी होगी कि इसमें मैंने जो है वो इतने जूल एनर्जी, 5 जूल एनर्जी मैंने इसे दी है, तो साथ में प्लस का निशान लगाऊंगी कि इतनी मैंने एनर्जी ऐड कर दी है एटम में। अभी हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स में प्लस का साइन जहां पर लगा होगा, तो इसको ये आपने बात याद रखनी है। प्लस का साइन क्या दिखाता है? कि इतनी एनर्जी मैंने एंटर की है, अंदर दी है। ये छोटी सी एक एग्जांपल देखिए, ये सोडियम एटम है। सोडियम के अंदर हमें पता है 11
जो है वो सोडियम का एटॉमिक नंबर है, मतलब 11 इसमें प्रोटॉन होंगे और 11 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक न्यूट्रल एटम है, तो ये 11 इसमें प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 11 कितने हैं इलेक्ट्रॉन है, ये आप गिन भी सकते हैं। 2 के में इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम में 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी ये हमारे पास न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब क्या हम करेंगे, हम इसकी आयनाइजेशन करेंगे, ठीक है, कैटाइन बनाएंगे इसका। तो कैटाइन बनाने के लिए ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन हमें इससे छीनना है, तो अब एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी, जरा सोचे जरा। एनर्जी हम क्यों देंगे इसको, देखें, जब आपको कोई चीज छीननी होती है किसी से, तो वो आपको आसानी से नहीं देता, आपको जोर लगाना पड़ता है, आपको फोर्सफुली उससे वो चीज छीननी पड़ती है। तो जब आप उससे कोई चीज छीनते हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, फिर ही आपको जो है वो चीज मिलती है जो आप छीन रहे होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी मैं इससे ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर पाऊंगी। दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस में आती है, ठीक है। तो ये देखिएगा जरा क्या होता है, एनर्जी को मैं दे रही हूँ, यहाँ पर एनर्जी दूंगी, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। होता क्या है कि वो एटम जो है वो जो हम एनर्जी बाहर से इतनी सारी उसे दे रहे होते हैं उसको संभालने में लग जाता है, और एज अ रिजल्ट होता क्या, उसका जो अपना एक बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो खो बैठता है। दूसरे लफ्जों में अगर आप इस तरह भी इसको याद रख लें कि आप जब किसी का कोई नुकसान करते हैं तो आपको उसकी कंपनसेशन करनी पड़ती है, उस नुकसान को भरना पड़ता है उसका मुंह बंद करवाने के लिए, ठीक है। तो फिर ये भी वही सीन है कि अगर आपने उसका नुकसान कर दिया, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर छीन लिया, तो अब उसकी कंपनसेशन के लिए, उसे चुप कराने के लिए, उसे थोड़ा स्टेबल करने के लिए आप उसे कुछ एनर्जी देंगे, ना कि उससे लेंगे, ऐसे ही है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कैटायन फॉर्मेशन में एनर्जी देते हैं हम, ठीक होगी बात, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास कि देखें, जैसे हमने यहाँ पे कुछ अब कंडीशंस होंगी कि वो जो एटम है, जिस एटम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इस एटम में से, ये मेरे पास एक एटम है, इसमें इसमें एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इस एटम की कुछ शर्तें हैं, जैसे देखें क्या मतलब, जैसे हमने एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जब मेजर किया था, वहां पे हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि हमारा एटम कैसा होना चाहिए, हम एटम को स्फेयर कंसीडर करते हैं, फिर हमारा एटम जो है वो बॉन्डेड होना चाहिए, 2 एटम इकट्ठे होने चाहिए, पढ़े थे ना, ये कुछ शर्तें थी। तो इसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी में भी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि हमारे नेचर के अंदर जो है वो सारे के सारे एटम एक जैसे नहीं पाए जाते। मतलब क्या, कुछ जो है वो अकेले पाए जाते हैं, जैसे सोडियम का हो गया, लेकिन कुछ जो है वो इकट्ठे मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे H2 है, ठीक है। H अकेला नहीं पाया जाता क्योंकि वो अकेला अनस्टेबल है, तो वो H2 में आपको मिलेगा। तो आप क्या H2 के ऊपर एनर्जी गिराना शुरू कर दोगे तो उसे भी आयनाइजेशन एनर्जी कहोगे। एक मॉलिक्यूल के ऊपर एनर्जी गिराई, उसमें से जब आप गिराई जाओगे, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, आप कहोगे कि मैंने इतनी एनर्जी इसको दी थी तो तब इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आप H2 को और Na अकेला एक एटम को दोनों सेम तो कंसीडर नहीं कर सकते। तो आपको क्या चाहिए, आपको सिंपल एक एक एटम चाहिए सबका, H का भी अकेला एक एटम चाहिए होगा, और वो एटम कैसा होना चाहिए, मतलब फिर आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, और नंबर 2 गैसियस स्टेट में होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो एटम है 3 तरह का होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। जिस तरह का एलिमेंट होगा एटम भी उसी स्टेट में होगा, ऐसा ही है। तो आपका जो एटम है वो कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि कंडीशंस फॉर एन एटम क्या है, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला हो, एंड सेकंड वन इज गैसियस एटम, कि वो गैसियस स्टेट में मौजूद हो। थर्डली आपने क्या बात याद रखनी है, कंडीशंस फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन जो आपने बाहर निकालना है उसके लिए क्या कंडीशंस है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहीं से क्यों निकाला, ये वाला क्यों नहीं निकाल लिया, इनर है ना, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आयनाइजेशन में नहीं आता। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं या आयनाइजेशन की बात करते हैं तो आपने हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, जो वैलेंस शेल में मौजूद होता है, और उनमें से भी कौन सा निकालना होता है, जो लूजली बाउंड हो, जिसपे न्यूक्लियस का होल्ड सबसे कम हो। तो लूजली बाउंड और प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, यहाँ पर 2 भी तो इलेक्ट्रॉन हो सकते थे ना, ठीक है। यह यहाँ ये तो एक एग्जांपल सोडियम किया है, तो यहाँ पर अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो उसमें से कौन से वाला निकलेगा पहले, जो लूजली बाउंड होगा,
ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी। आगे एक बात छोटी सी है, वो पढ़ के फिर हम बोर्ड के क्वेश्चंस पे चलते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से। क्या मतलब? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। ये आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ आगे से टाइप्स हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी सिंपल सी बात है, वो एनर्जी जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। क्या मतलब? देखें, ये तो अब सोडियम है, सोडियम में तो बस सोडियम की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही होगी, है ना। इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसी को बस निकाल सकता है ये, ठीक है। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही एग्जिस्ट करेगी। सेकंड किसकी होगी? ऑब्वियसली उसकी होगी जिसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम मिसाल ले लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जब आपने पहला एनर्जी दी, पहला निकल गया, तो हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। अब आपने कहा कि मैंने दूसरा भी निकालना है इसके वैलेंस शेल से, तो वो कैसे निकलेगा? आपको एनर्जी और देनी पड़ेगी। यहाँ पे सवाल आता है कितनी देनी पड़ेगी। वैसे तो अगर कोई सोचे, मैं कहूँ जी मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो 5 जूल एनर्जी लगी, फर्ज करें 5 जूल एनर्जी मैंने दी तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो मैं कहूँ दूसरा भी निकालना है, तो आपके दिमाग में तो यही आएगा ना कि भाई सिंपली सी बात है, 5 जूल और दे दो तो दूसरा भी निकल जाएगा। मतलब डबल कर दो, पहले 5 दी तो 1 निकला, दूसरा निकालना है तो डबल कर दो तो 10 जूल में दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। असल में ऐसा नहीं होता कि जब आपने एनर्जी देनी शुरू की, पहला इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा कब निकलेगा? दूसरा 5 जूल से ज्यादा एनर्जी पे निकला, 13 जूल पे जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला। मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालते निकालते 7 जूल एनर्जी खर्च हो गई। क्यों हुआ ऐसे? ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी वो 5 जूल थी, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कितनी बन गई? 8 जूल हो गई, है ना। तो 8 जूल क्यों हुई? तो इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो न्यूक्लियस को होश आता है कि मेरा तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब न्यूक्लियस पे पहले ही ऑलरेडी अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया ना, न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है। तो एक प्लस चार्ज जो है वो फारिग हो गया, वो जिस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था वो इलेक्ट्रॉन तो चला गया। तो अब वो जो प्लस चार्ज है वो दोनों मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा खींचेंगे कि इसको आसानी से अब निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब इतना ज्यादा वो खींचेंगे तो जरा सोचें, जब इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो हमारा साइज रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। तो जो हमारा कैटाइन होता है उसका साइज न्यूट्रल एटम की निस्बत कम हो जाता है। तो जब उसका साइज कम हो गया तो उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना पहले की निस्बत क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। सो ये इसका रीजन था, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस पे मूव करते हैं कि आपसे इस टॉपिक में से, आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में से जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में, तकरीबन पिछले 7 से 8 सालों के पेपर में, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछता है डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी और एग्जाम्पल बतानी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है जी? एनर्जी है जो हमने आयन बनाने के लिए चाहिए होती है, और कौन से एटम में से हमने इलेक्ट्रॉन को छीनना होता है जो गैसियस स्टेट में हो, आइसोलेटेड हो, और हमने कौन सा इलेक्ट्रॉन छीनना होता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड हो। तो ये सारी बातें अब हमने लाइन में कैसे बतानी है। द आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, एग्जाम्पल क्या? द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज प्लस 496 किलो जूल पर मोल। ये बात हमने याद रखनी है, इसके यूनिट्स किलो जूल पर मोल, और ये प्लस इतनी एनर्जी दी, ठीक है। और कितनी दी? 496 किलो जूल पर मोल। थर्ड नंबर पे आप क्या लिखेंगे? इसकी इक्वेशन लिखेंगे। सोडियम एटम है हमारे पास, इसमें से क्या हुआ? इक्वेशन क्या है? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे एज अ रिजल्ट प्लस चार्ज आ गया, सोडियम आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा एच एनर्जी कितनी निकली या दी, सॉरी यहाँ पर हमने एनर्जी दी, कितनी दी? प्लस 496 किलो जूल पर मोल। सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? साथ इसका डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ पर ये देखें, ये इतनी एनर्जी मैंने दी तो एज अ रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है। 4 पॉइंट पूरे हो गए, आगे चलते हैं। 29th आपका सीरीज का क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये असल में आपसे सवाल क्या पूछा था उसने? व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और एक जगह आपसे वो पूछता है व्हाट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये अलग अलग आपसे वो पूछता है। तो मैंने क्या किया है, उसका डिफरेंस बना दिया। हो सकता है वो आपसे अगली बार डिफरेंस पूछ ले,
ठीक है, तो आप इस तरह से ये देखिए कितना बेस्ट आपके पास 4 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर वो आपसे खाली पूछता है व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये 4 पॉइंट आप लिखेंगे। अगर वो सिंपल आपसे पूछता है व्हाट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं। और अगर आपसे वो डिफरेंस भी पूछता है तो ये आप दोनों इस तरह लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी, और जो दूसरे के लिए होगी वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ये वाली एनर्जी इसकी निस्बत ज्यादा होती है, ये भी हम पढ़ाए हैं। और साथ साथ हम एक जो है वो एग्जाम्पल मैग्नीशियम वाली कोड करेंगे कि मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी एनर्जी लगी, और सेकंड निकालने के लिए इसको डबल नहीं सिंपल किया हमने, क्या किया, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए थी हमें। ठीक है, तो जी शुरू करते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। ये पढ़ा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल आफ्टर द फर्स्ट वन, पहला निकालने के बाद, है ना। आगे सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, यही है ना। और इसका क्या होगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, रीजन है इनका। ठीक है, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम, है ना। जब हमने पहली आयनाइजेशन एनर्जी भी करनी है तो तब तो अभी हमारे पास एटम क्या है, न्यूट्रल है, ऑफ कंपैरेटिवली लार्जर साइज, जो इसकी निस्बत ज्यादा बड़े साइज का होगा, एंड लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उस पर उतनी ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस की नहीं लग रही होगी। और इसका क्या रीजन है, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एन आयन, है ना। अब हमने एटम में से नहीं, अब हमने एक आयन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं जिसपे पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, एक उसमें से रिमूव हो चुका है, अब वो क्या है, आयन। अब हमने सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो इलेक्ट्रॉन अपना निकालना है वो एक आयन में से निकालना है, और हमें पता है अब आयन का जो साइज होता है वो अपने एटम की निस्बत छोटा हो चुका होता है, ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज। और वो क्यों छोटा हो चुका होता है, ड्यू टू हैविंग मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है तो वो अपने बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा संभाल के रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक प्लस चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी दी थी, +738 किलो जूल पर मोल। जब हमने दूसरा निकालना था तो सिंपली 738 नहीं दी, भला कितनी दी है, 1443 किलो जूल पर मोल दी है। तो अब ये Mg प्लस में से हमने दूसरा निकाला तो कितनी अब क्या आ जाएगा चार्ज, Mg2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हुए हैं, प्लस में से एक और प्लस आ गया, +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो बड़ा सिंपल सा सवाल था ये, आपने इसकी एग्जांपल्स को जरूर कोड करनी है। ये 2-3 ही है जो आपको याद रखनी है, मैग्नीशियम की है और सोडियम की कितनी थी 496, इसकी कितनी 738 पहली, और सेकंड कितनी है 1443 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज हायर देन द फर्स्ट वन। लो जी, वही बात दोबारा पूछ ली उसने कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पहले की निस्बत ज्यादा क्यों होती है। तो बड़ी सिंपल सी बातें नहीं है, क्योंकि जो है हमारा आयन का साइज, दूसरा वाला जो हमने निकालना होता है इलेक्ट्रॉन, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को बताएगा, वो हमने एक आयन में से निकालना होता है, और आयन का साइज जो है वो छोटा होता है। और क्यों छोटा होता है, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। यही वो रीजंस है ना, लिखेंगे कैसे, ये देखिएगा जरा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज हायर देन द फर्स्ट वन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। यही रीजन है, क्या रीजन है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन एज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। As a result of this attraction, size of ion decreases, hence more energy is required to remove the second electron. Example, again वही example है, वैसे ही लिखी है, so ये आपने याद कर लेनी है, बहुत अच्छे से याद करनी है। so ये था हमारा आज का वीडियो। इसके बाद जो है हम ट्रेंड को डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के इससे नेक्स्ट वीडियो में। so thank you so much for watching, उसे देखना मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके चैप्टर नंबर 9 से भी रिलेटेड है वो। ठीक है, सो अभी से समझ लें ताकि चैप्टर नंबर 9 में आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।